Good morning, my dear student. This is the Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम के लिए. सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था अपना एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम था सेंटेंस. और आज जो है, आज भी हम लोग सेंटेंस के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दिया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है. ये सारे कुछ का डिस्कशन जो है हम लोग पिछले क्लास में किए थे. और आज जो हमारे क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो भी जो है सेंटेंस के बारे में होगी. और सेंटेंस के बारे में सबसे पहले तो हम लोग कल पढ़े थे कि सेंटेंस होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों. तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेंटेंस जो है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete sense and then arrangement of the words. arrangement of the words. तो इसका अर्थ क्या हुआ सर? इसका अर्थ यह हुआ कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मतलब उसमें एक से अधिक वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और कंप्लीट सेंस देता है. वो सेंस क्या देता है सर? कंप्लीट सेंस देता है, पूरी इंफॉर्मेशन देती है सेंटेंस में. और दूसरा, सेंटेंस जो है वो तभी कहलाता है, वो सेंस तो देता है लेकिन उसमें जो है उसकी जो वर्ड की अरेंजमेंट होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वो अरेंज वे में होनी चाहिए. उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग बोलेंगे सेंटेंस. जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये छोटा सा डिफिनेशन है हमारे पास कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या है सर? A sentence is a group of words that makes complete sense. That makes complete sense. तो जहां तक कि मेरी जानकारी है कि यह जो छोटी सी डिफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहीं ना कहीं अधूरा मीनिंग दे रहा है. क्या दे रहा है सर? अधूरा मीनिंग दे रहा है. कैसे अधूरा मीनिंग दे रहा है सर? जैसे कि बोला जा रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. चलो, मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी तैयार कर लिया. इसके बाद बोला जाए कि ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ कंप्लीट मीनिंग देगा, कंप्लीट सेंस देगा. तो जैसे कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि मान लिया जाए कि आपके घर कोई अतिथि आए हैं, और मान लिया जाए आपके मामा जी आए हैं आपके घर, और आपको अपनी माँ को बोलना है कि माँ, मामा जी को गर्म करके पानी पिलाओ. तो आप बोलोगे, माँ बोलेगी क्या मामा जी को गर्म करके पानी पिलाना है या पानी को गर्म करके मामा जी को पिलाना है? तो यहाँ देखो, यहाँ अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड बोल रहे हैं और इसकी मीनिंग भी कंप्लीट हो रही है, लेकिन फिर भी यह जो है सेंटेंस के कैटेगरी में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि इसकी जो सेंस निकल रही है ना, वो सेंस जो है वो एप्रोप्रिएट, वो सही नहीं निकल रही है. अब किसी इंसान को गर्म करके पानी पिलाना है या पानी को गर्म करके इंसान को पिलाना है, तो यही सिखाता है हमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लेवल पे. अगर हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को सही नहीं रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो अर्थ जो है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. समझ में आ रही बात है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है सर? कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस जो होता है वो, सेंटेंस जो होता है बच्चों, वो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता ही है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सर होता ही है. दूसरा, सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस देता है. क्या देता है? कंप्लीट सेंस. अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसकी हमें पूरी जानकारी उस सेंटेंस से मिलती है कि सामने वाला इंसान, सामने वाला बंदा कहना क्या चाहता है, वो बतलाना क्या चाहता है. और तीसरी चीज जो है मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है. क्या है सर? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस का एप्रोप्रिएट डिफिनेशन क्या हुआ सर? तो सेंटेंस का एप्रोप्रिएट डिफिनेशन हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए. इसे जो है हम लोग एप्रोप्रिएट सेंटेंस का डिफिनेशन बोल सकते हैं. और जैसा कि आपको मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों पिछले क्लास में,
कि इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को, क्या सर, इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या सर, उसका नाम क्या है सर? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बतलाता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और ये इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम लोग सर इंग्लिश भाषा में स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर जो है हमें किसी भी चीज को सीखने में मदद करता है। वो चीजों को, टफ से टफ चीजों को भी वो आसान बनाता है। क्या करता है सर? आसान बनाता है। कौन सर? स्ट्रक्चर। तो इंग्लिश भाषा में जो है स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? इंग्लिश भाषा में स्ट्रक्चर क्या होता है? इंग्लिश भाषा में स्ट्रक्चर हमें क्या बतलाता है? तो सर, इंग्लिश भाषा में स्ट्रक्चर जो होता है वो बतलाता है हमें कि सेंटेंस के बिगिनिंग में हम जो है वो सब्जेक्ट लिखेंगे या तो फिर डूअर लिखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सेंटेंस के बाद वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और जैसा कि वर्ब की बात हो रही है, जैसा सब्जेक्ट या डूअर की बात हो रही है, और जैसा ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है या डूअर क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है सर? सब्जेक्ट हम सेंटेंस में उस शब्द को कहते हैं जो जिसके विषय में बोला जाता है, जिसके विषय में बात किया जाता है। और सब्जेक्ट को ही हम डूअर भी कहते हैं। डूअर कहने का मतलब क्या हुआ सर? करने वाला। जो करने वाला होता है वो ही डूअर कहलाता है, और सेंटेंस में आप उसी को सब्जेक्ट कह सकते हैं। और उसी के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों वर्ब। तो वर्ब क्या होता है सर? तो वर्ब जो है वो होता है मेरे बच्चों, वर्ब दो तरह के होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। कौन सा वर्ब सर? ऑक्सिलरी वर्ब। सर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक्शन को जनरेट करने का काम करता है। जैसे इज, आम, आ, वॉज, वा, हैज, हैव, ये सारे क्या हैं सर? तो ये सारे जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब है। ये सारे क्या हैं सर? ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है सर? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है वो सेंटेंस में एक्शन को जनरेट करता है। अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्शन जो है वो कब जनरेट हो रहा है। एक्शन जो है वो कब जनरेट हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के रूप में समझाना प्रयत्न करूं, एग्जाम्पल के मदद से समझाने तो आप यहां पर समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि रामू प्लेइंग क्रिकेट, रामू प्लेइंग क्रिकेट। तो अब ये मेरे प्यारे बच्चों रामू प्लेइंग क्रिकेट ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको जो है इस सेंटेंस में महसूस हो रहा होगा कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट या पूरे तरीके से नहीं मिल रहा है सर। कैसे सर? क्योंकि रामू प्लेइंग क्रिकेट हमें पता ही नहीं चल रहा है कि रामू क्रिकेट खेल रहा था, क्या रामू क्रिकेट खेल रहा है या रामू क्रिकेट खेलेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं मिल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया मेरे प्यारे बच्चों कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो एक्शन को जनरेट करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ रामू इज प्लेइंग लिख देंगे तो पता आपको चल जाएगा कि रामू जो है क्रिकेट खेल रहा है। अगर मैं यहां कर दूंगा
रामू वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो आप जो है ये चीज समझ जाओगे कि रामू क्रिकेट खेल रहा था। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो क्या होता है सर? तो ये जो है सेंटेंस में एक्शन को जनरेट करता है, वो बतलाता है कि एक्शन जो हुआ है ना वो किस समय में हुआ है, किस समय में हुआ है। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ब होता है। मेन वर्ब को ही हम एक्शन वर्ब बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको समझ लेते हैं सर। तो मेन वर्ब के एक्शन जो होता है, जैसे कि मैं बोलूं कि राम ईट्स मैंगो, तो राम आम खाता है। तो राम आम खाता है, तो ईट्स क्या है सर? तो ईट्स जो है वो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब जो है सेंटेंस में क्या शो कर रहा है सर? तो ये सेंटेंस में एक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एक्शन शो कर रहा है। तो मेन वर्ब जो है वो एक्शन को ही शो करता है, वो एक्शन को शो करता है। और मेन वर्ब के मेरे प्यारे बच्चों 5 पैटर्न होते हैं। कितने पैटर्न होते हैं? 5 पैटर्न। आप सभी बच्चों को पता होगा कि 5 पैटर्न कौन कौन से होते हैं। बचपन में आपको सिखाया गया था V1, V2, V3, V4, V5, यही बचपन में आपको सिखाया गया था। लेकिन आज जो है हम लोग सही सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसे V1, V2 नहीं बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसे बोला जाता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या बोला जाता है सर? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इसे बोला जाता है वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ सेकेंड वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म। इसी तरह से वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। उसी के बाद कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और लास्ट जो होता है वो होता है सिंगुलर फॉर्म। तो वर्ब के कितने पैटर्न हुए सर? तो वर्ब के 5 पैटर्न हुए। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। तो वर्ब के 5 पैटर्न हुए और ये 5 पैटर्न जो है आपके सामने है। अब जैसे मैं किसी वर्ब के पैटर्न को जानने की कोशिश करूं, तो जैसे मैं लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख दिया ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया सर। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हुआ सर? एट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया सर। ईथेन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया सर। ईटिंग, ये हो गया सर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मतलब वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या हो गया सर? ये हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, मतलब सिंगुलर फॉर्म। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जानने की आवश्यकता है कि वर्ब के 5 पैटर्न होते हैं और उस 5 पैटर्न के नाम V1, V2 नहीं बोला जाता है भाषा में। उसे बोला जाता है वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। तो ये आपको इसी तरह से सारे वर्ब, जितने भी एक्शन वर्ब होते हैं उनके 5 पैटर्न होते हैं और वो 5 पैटर्न जो है अलग अलग होता है। वो 5 पैटर्न क्या होता है सर? वो 5 पैटर्न अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो है आपको, ये इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा सर? याद करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। तो मैं जो है ना, मैं आपको आपके जो टेलीग्राम चैनल हमारा है और हमारा जो ऐप है उस पे मैं आपको वर्ब के लिस्ट को क्या करूंगा बच्चों? शेयर कर दूंगा।
तो वहां से जो है अब वर्ब के पैटर्न को याद कर लोगे, वहां से आप वर्ब के पैटर्न को याद कर लोगे, जिससे कि हमें इंग्लिश को पढ़ने में, बोलने में, लिखने में आसानी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ो। अब ये मेरे को सब्जेक्ट और डूअर समझ में आ गया, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ में आ गया। और ये सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है, हम जो भी एक्शन करते हैं, हम सेंटेंस में जो भी एक्शन करते हैं, और तो उसका जो एक्शन का जो इफेक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट पे ही पड़ता है। उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है सर? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखो ना यहां पर, जैसे देखो ना, जैसे मैं लिखूं ईट्स एग, राम क्या खाता है सर? अंडा खाता है। राम ईट्स एग। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है सर? राम के बारे में। तो राम क्या हुआ सर? सब्जेक्ट हुआ। राम क्या कर रहा है सर? तो खा रहा है, खा रहा है, एक्शन है। ये क्या हो गया सर? वर्ब। क्या खा रहा है सर? एग खा रहा है। तो जो खाएगा एग पे इफेक्ट पड़ेगा ना, एग पे इफेक्ट पड़ेगा ना बच्चों या नहीं पड़ेगा? आप बताओ। एग पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, जिस पे एक्शन का जिस पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं आई किल यू, आई किल यू, तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको मार रहा हूं, मैं आपको मार रहा हूं। आई किल यू, तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आप पे पड़ेगा। आपको चोट लगेगी, आपको चोट महसूस होगा, आप पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां यही कहने की बात है कि सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, इट्स एक्शन, इट्स एक्शन जो क्रिया करते हैं, और एक्स भाव का जिसपे इफेक्ट पड़ता है, वर्ब का जिसपे इफेक्ट पड़ता है, वो क्या कहलाता है सर? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो आई होप कि आपको जो है सेंटेंस की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे सर? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के जो है कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ गए बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो टाइप ऑफ सेंटेंस आप देख सकते हो कि दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला है सर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? तो पहला सिंपल सेंटेंस, ये याद करने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। कौन कौन से होती है? तो आप बोलोगे सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंस तीन टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें, अब इसके आगे बढ़ें तो इसके आगे है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेस पे, फंक्शन के बेस पे सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं सर? तो फंक्शन के बेस पे सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से सर? तो पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने टाइप्स हुए सर? 5 टाइप्स हुए। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है ना, हम लोग एक एक सेंटेंस के टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर वो होता क्या है, आखिर उसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। हम लोग हर चीज जो है अब डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स सेंटेंस के 3 टाइप्स। कौन कौन से सर? तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है सर। तो ये है सर, क्या है सर? तो ये है सर, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। A simple sentence has the most basic elements that make it a sentence: a subject, a verb, and a completed thought. A simple sentence has one independent clause. तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है सर? तो सिंपल सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक कंप्लीट थॉट देगा, एक कंप्लीट थॉट देगा। या आप इसे दूसरे भाषा में यह कह सकते हैं कि यह सिंपल सेंटेंस जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंट क्लोज लेता है। वो क्या करता है सर? अपना एक इंडिपेंडेंट क्लोज लेता है। जो सिंपल सेंटेंस जो है वो एक अपना इंडिपेंडेंट क्लोज लेगा। क्या करेगा सर? इंडिपेंडेंट क्लोज लेगा। वो क्या कहलाएगा सर? वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा सर? वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के मदद से आप समझ सकते हो कि राम रीड्स पोइम। राम क्या करता है सर? पोइम्स पढ़ता है। मोनिका रीड्स न्यूज़पेपर। राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। मोनिका रीड्स एंड एंजॉयज नॉवेल्स। तो आप समझ सकते हो कि सारे सेंटेंस जो है वो सारे सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसमें सब में क्या है सर? एक इंडिपेंडेंट क्लोज इंक्लूड है। और इंडिपेंडेंट क्लोज आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों कि इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो क्या होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप कि यहाँ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज, जैसे मोनिका रीड्स पोइम, तो मोनिका क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है? वर्ब है। पोइम्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में क्या बताया था। तो यहाँ पे जो है सिंपल सेंटेंस में आपको यह जान के रखना है कि सिंपल सेंटेंस में हैज मोस्ट बेसिक एलिमेंट दैट मेक इट अ सेंटेंस। एक मोस्ट बेसिक एलिमेंट होता है। कौन कौन सा सर? तो सब्जेक्ट, वर्ब, कंप्लीट थॉट। और ये मोस्ट बेसिक एलिमेंट जो है इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सेंटेंस का बेसिक एलिमेंट कौन कौन सा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है। समझ में आ रही बात है? तो ये सारे कुछ जो है इसमें है। तो सिंपल सेंटेंस का जो है बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर क्या हुआ सर? तो आप कह सकते हो कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लोज जिस सेंटेंस में होगा उसे हम सिंपल सेंटेंस बोल देंगे। जैसे सिंपल स्ट्रक्चर से देख लो ना, सिंपल स्ट्रक्चर से देख लो। जैसे सिंपल सेंटेंस आई प्ले लूडो, आई प्ले लूडो। जैसे आई क्या है सर? सब्जेक्ट है। प्ले क्या है सर? प्ले क्या है सर? वर्ब है। और लूडो क्या है सर? लूडो हमारा आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट है सर। तो आई प्ले लूडो, आई प्ले लूडो।
तो आप इस चीज को समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि आई प्ले लूडो जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है इसमें एक क्लॉज है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग दे रहा है। समझ में आ रही बात है? तो ये आप कह सकते हो कि इट इज अ सिंपल सेंटेंस। यह क्या है सर? यह सिंपल सेंटेंस है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, जो इंडिपेंडेंट क्लोज होगा वो क्या होगा सर? वो एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अब जैसे इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यह आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है बच्चों? तो अ कंपाउंड सेंटेंस रेफर्स टू अ सेंटेंस मेड अप टू इंडिपेंडेंट क्लोज। अब यहां क्या रहेगा सर? टू इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा और कंप्लीट सेंटेंस। मतलब इस कंपाउंड सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में क्या था सर? एक इंडिपेंडेंट क्लोज था। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा सर? दो इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा। क्या रहेगा? दो इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा। मतलब दो ऐसा सेंटेंस रहेगा जो कंप्लीट सेंस देगा, जो कंप्लीट सेंस देगा, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। कनेक्टेड वन अनदर विद द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखो, कनेक्टेड दो सेंटेंस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर दो चीज है, दो कोई भी चीज है, तो उसे जोड़ने के लिए हमें किसी न किसी चीज की तो आवश्यकता होगी। तो इंग्लिश भाषा में किसी भी चीज को, सेंटेंस को जोड़ना हो, फ्रेज को जोड़ना हो, वर्ड को जोड़ना हो, क्लोज को जोड़ना हो, तो किसकी आवश्यकता होगी? कंजंक्शन की आवश्यकता होगी। तो आप जो है ये दोनों फ्रेज को, इस दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज को आप जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं सर? तो आप जोड़ सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे जोड़ सकते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, या फिर कंजक्टिव एडवर्ब से। अब कंजक्टिव एडवर्ब क्या होता है सर? देयरफॉर। कंजक्टिव एडवर्ब आपको पता होगा तो मैं बता देता हूं, ये देयरफॉर जो है वो कंजक्टिव एडवर्ब है। इसके बाद सेमीकोलन अलोन। अब सेमीकोलन से भी आप इस तरह से, सेमीकोलन होता है, इससे भी जो है आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से एक बार फिर से समझिए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो अ कंपाउंड सेंटेंस रेफर टू अ सेंटेंस मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस or complete sentence connected to one another with a coordinating conjunction, a consecutive adverb, a semicolon alone या coordinating conjunction। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में क्या था सर? सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लोज, कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लोज, और उसके साथ दोनों को जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, या कंजक्टिव एडवर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, या तो फिर सेमी कॉलन की आवश्यकता पड़ेगी। इससे जो है हम लोग सेंटेंस को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में पढ़ सकते हो बच्चों। एग्जाम्पल, सनी वेटेड फॉर द ट्रेन। सनी जो है वो क्या किया सर? ट्रेन का इंतजार किया, लेकिन ट्रेन क्या था? लेट था। तो देखो ये भी हमारी कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये भी हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब बीच में ये बट, ये दोनों सेंटेंस को, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू, मतलब क्लाउज वन और क्लाउज टू, ये दोनों को जोड़ने के लिए बच्चों हमें जरूरत पड़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। किसका जरूरत पड़ा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखो, पिंकी एंड सन्नी arrived at the bus station. Pinky and the Sunny arrived at the bus station before noon and they left on the bus before I arrived. तो पिंकी और सन्नी arrived at the bus station before noon and they left on the bus before I arrived. तो देखो ये क्लाउज वन इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये क्लाउज टू इंडिपेंडेंट, और इसको जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ी। हमें किसकी आवश्यकता पड़ी सर? कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ी। उसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस देख सकते हो, कुंदन एंड राहुल लेफ्ट ऑन द बस बिफोर आई अराइव। सो ये सारा जो आप देख रहे हो ना, बट एंड सो, ये सारे जो वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंजंक्शन है। ये क्या है? ये कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो एक बात हमें समझ में आ गया सर कि सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है,
और वो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों। अब इसके आगे क्या आता है सर? इसके आगे आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? तो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज कनेक्टेड है इट। डिपेंडेंट क्लोज बिगिन विथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आपको अब सारा बात, सारे चीज क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको सारे चीज क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा सर? कि सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और वन डिपेंडेंट क्लोज होता है, जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में डिपेंडेंट क्लोज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या होता है? शुरू होता है, बिगिनिंग होता है। जैसे देखो, while he waited at the ट्रेन स्टेशन, अब ये डिपेंडेंट क्लोज है और इसके साथ while जुड़ा हुआ है, मतलब सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। रामू रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज लेट, तो रामू रियलाइज दैट द ट्रेन वॉज लेट, ये क्या है सर? ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। और ये क्या है सर? ये डिपेंडेंट क्लोज है। समझ में आ रही है? और डिपेंडेंट क्लोज को हम कैसे पहचानेंगे? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन उस सेंटेंस में जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब ये जो है फुल कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग डिपेंडेंट क्लोज नहीं देता है। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो किसी और पे डिपेंड है, किसी और पे आश्रित है, किसी और के सहारे वो है। तो ये किस पे आश्रित है सर? इस सेंटेंस पे। जैसे मैं बोलूं ना कि when he waited at the train station, while he waited at the train station, तो while he waited at the train station, इसका मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। कंप्लीट मीनिंग कब होगा? जब वो रियलाइज करेगा कि वो ट्रेन जो है वो क्या था? लेट था। जैसे देखो ना, वी विजिटेड द बुक स्टोर बिफोर इट क्लोज। अब वी विजिटेड द बुक स्टोर बिफोर इट क्लोज, तो बिफोर इट क्लोज ये डिपेंडेंट क्लोज है। ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है। और ये इंडिपेंडेंट है। वी विजिटेड द बुक स्टोर, हम लोग क्या किए सर? बुक स्टोर विजिटेड किए। बिफोर इट क्लोज, बिफोर इट क्लोज। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कंप्लीट मीनिंग क्या मिल रहा है। तो इसके लिए हमको इसकी आवश्यकता होगी कि अच्छा, बंद होने से पहले जो है तुमने वहां पे विजिट किया, तुमने वहां पे विजिट किया। जैसे आई लर्न इंग्लिश, मैं क्या करता हूं सर? इंग्लिश सीखा, मैंने इंग्लिश सीखा। बिकॉज आई स्टडीड वेरी हार्ड। अब बिकॉज आई स्टडीड वेरी हार्ड बोलोगे तो क्या वेरी हार्ड, क्यों, कैसे, क्या, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। मतलब ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया और ये क्या हो गया सर? ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज। बातें समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा सर? यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ सीखा, हम लोगों ने यहाँ सीखा कि जो हम लोगों ने सीखा मेरे प्यारे बच्चों कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी सीखा कि तीन तरह के अभी मैंने पढ़ा। पहला पढ़ा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम लोगों ने सीखा कि सिंपल सेंटेंस में ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज मौजूद होता है। सिंपल सेंटेंस में ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज मौजूद होता है। किसमें? सिंपल सेंटेंस में। ये मुझे पता चल गया। और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, बतला चुका हूं। अब उसी के बाद होता है इंडिपेंडेंट क्लोज के बाद, सिंपल सेंटेंस के बाद दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है सर? तो कंपाउंड सेंटेंस जो है
कंपाउंड सेंटेंस जो है इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, और ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज जो हैं वो कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा? कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कौन? दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज, और उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और इसी के बाद एक और आता है मेरा बच्चा, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है सर? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और वन इंडिपेंडेंट क्लोज और वन डिपेंडेंट क्लोज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में अगर एक ये क्लोज है, एक ये क्लोज है, तो इसको बीच में जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें कंजंक्शन की प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कंजंक्शन का क्या काम होता है सर। तो कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का काम होता है। कंजंक्शन, जंक्शन मतलब ही होता है जोड़ना, जंक्शन मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। तो ये जोड़ने का काम करेगा। अब तुम इसके मदद से चाहे आप वर्ड को जोड़ लो, फ्रेज को जोड़ लो, क्लोज को जोड़ लो, सेंटेंस को जोड़ लो, जिसको भी जोड़ना है आप इजिली जोड़ सकते हो। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज के टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का डिजाइन क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ा। उसमें पढ़ा हम लोगों ने बच्चों कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। और मैं आपको बतला दूं मेरे प्यारे बच्चों कि जितने भी ये स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं ना, और जितने भी और भी जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें आपको पहचानने के लिए दे देगा, एक सेंटेंस लिख देगा और पूछ देगा कि बताइए इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या फिर सिंपल सेंटेंस है, क्या है। आपको सेंटेंस पहचानने के लिए आपसे एग्जामिनर पूछ देता है। तो आपको इस बात की ध्यान रखनी होगी कि सिंपल सेंटेंस का डिजाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस का क्या होगा। आपको अच्छे तरीके से ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यह जो है एग्जामिनेशन के लिए भी काफी यूजफुल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो था हमारा बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ फंक्शन सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब एक एक करके जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका जो है क्या फंक्शन है, वो कैसे क्या काम करता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और मैं जो है आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है पूरी तरीके से इसकी रिवीजन कर लोगे और अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, समझ लोगे। और उसके बाद अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेसिस ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो है अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।